बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो अधिकार पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी समझा कि अधिकार क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों के बारे में हमने बात की। आज जो हम कहाँ से मिलते हैं अधिकार, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में। एक तो हमने कल जाना था, पिछले वीडियो में जाना था कि अधिकार जो है वो पुराने 18वीं शताब्दी 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे उनका कहना था कि ये हमें जन्मजात मिले हैं प्रकृति से, है ना। इनका स्रोत कोई राज्य नहीं है, तो राज्य को इन्हें छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं वो अवधारणा राज्य सत्ता की निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए लाई गई थी। परंतु वास्तव में आज जो हम बात करते हैं, आज का जो समाज है उसमें बिना राज्य के संरक्षण के या बिना राज्य की मान्यता के कोई भी अधिकार जो है मान्यता नहीं रखता है ना। तो आज हम बात करेंगे कानूनी और अधिकार और राज्य सत्ता के। कानूनी अधिकार ही वास्तव में अधिकारों की श्रेणी में आते हैं और चूंकि जब तक कोई अधिकार हमें जैसे प्राप्त है, अगर कोई हमारे अधिकार को छीनता है, उसका अतिक्रमण करता है, तो हम किससे शिकायत करेंगे। तो वर्तमान में ऐसा तो नहीं कि ईश्वर से शिकायत करेंगे और वो दंड देंगे, वो एक अलग विधान है। हमारी जो है भावनाओं से, हमारी आध्यात्मिकता से या धार्मिकता के साथ जुड़ा है। लेकिन जो वास्तविक जीवन है उसमें हम अपनी शिकायत किससे करते हैं, हमारे प्रशासन से। और वो तब एक्शन लेंगे जब उन्होंने कोई अधिकार हमें दिया होगा। तो जब हमारी सरकार हमें अधिकार प्रदान करेगी तभी तो उसके उल्लंघन पर वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। तो कानूनी अधिकारों की जो मान्यता है वो इसी से संबंधित है। कानूनी अधिकारों के उसमें हम चलें तो देखेंगे कि अधिकारों को सरकारों व कानून का समर्थन आवश्यक है। अगर इनके अभाव में कैसे, अगर उनको कानूनी मान्यता नहीं है तो कोई भी अधिकार किसी भी मतलब का नहीं है वर्तमान में, है ना। तो अधिकांश देशों ने अपने नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को अपने देश के संविधान में सूचीबद्ध किया है। यानी उन्होंने, ज्यादातर देशों ने अपने जो अधिकार दिए हैं लोगों को, उनको एक संविधान में सूचीबद्ध किया, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा कानून का स्रोत है। संविधान वो स्रोत है, ज्यादातर लोकतांत्रिक सरकारें हैं विश्व में और उन सब में संविधान की सर्वोच्चता है। तो ऐसे में संविधान में उल्लेखित जो अधिकार हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे भारत में उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है ना। और वो पहले 7 थे और अब 6 हैं, है ना, हम सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को उनमें सूचीबद्ध किया जाता है, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में नहीं रह सकता है या अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इन संवैधानिक अधिकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सभी लोग सम्मान करते हैं संविधान का, तो इनके द्वारा इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनका भी सम्मान करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो दंड के भागी बनते हैं। प्रशासन उनको फिर दंड देता है, ठीक है, उनके उल्लंघन पर। तो कुछ बुनियादी अधिकारों को संविधान में जगह दी जाती है, तो कभी कभी इतिहास या परंपरा के आधार पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखें कुछ बुनियादी बातों को, यानी जो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी मांगे हैं, सभी की अलग अलग मांगे होती हैं, पर हमने पढ़ा कि कुछ बुनियादी जो बेसिक नीड्स है, जिनके अभाव में व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उनको देना आवश्यक हो जाता है और उनकी सुरक्षा भी आवश्यक हो जाती है ना। तो ऐसे ही अधिकारों को संविधान में जगह दी जाती है सरकारों द्वारा। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे भी अधिकार दिए जाते हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन इतिहास और परंपराओं के आधार पर वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ जो अस्पृश्यता का कानून बनाया गया, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत जो दिया गया है, वो क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी मान्यता थी, कुछ लोगों को अछूत समझा जाता, अनटचेबिलिटी जो समाप्त की गई है, वो कानून में स्थान देना आवश्यक था, क्योंकि उसके अभाव में भले ही हम उसको दे देते कि भाई बाकी चीजें दे देते, लेकिन उनको वंचित ही रहना पड़ता है बहुत बड़े तबके को। तो ये कानून बनाकर अब जब भी ऐसा कुछ होता है और कोई शिकायत करता है कि अनुच्छेद 17 का उल्लंघन किया गया या मुझसे छुआछूत वाला भेदभाव किया गया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये बहुत सारे संविधानों में नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के संविधान में ये आवश्यकता था, क्योंकि हमारी ऐसी परंपराएं थी जिनके माध्यम से समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एक वंचित उसमें जी रहा था, है ना, वंचित था बहुत सारे अधिकारों से।
तो समानता के व्यवहार से वंचित था, है ना। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कानून है, अधिकार है, वो राज्य सत्ता कैसे प्रभावित करती है। राज्य सत्ता और कानून की बात कर रहे हैं, तो राज्य सत्ता को कुछ करने या कुछ ना करने की छूट देते हैं अधिकार। कुछ करने मतलब वो ये कहते हैं कि आप हमारे जीवन के अधिकार के लिए, जीवन जीने का जो हमारा अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए आप कानून बनाएं जिससे मैं सुरक्षित रहूं, है ना। साथ ही वो ऐसी बातें भी करते हैं कि राज्य क्या ना करे, वो हमारी स्वतंत्रता में बाधा ना पहुंचाए, ऐसे काम ना करे। तो ये दोनों बातें अधिकार जो है कहते हैं। तो राज्य सत्ता प्रभावित होती है और राज्य सत्ता से अधिकार प्रभावित होते हैं, है ना। तो यहाँ हम यही बात कर रहे थे, कानूनी अधिकार यानी कानून का जामा जब तक नहीं पहनाया जाता वर्तमान में, तब तक वो अधिकार किसी मतलब की नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ कानूनी अधिकार तक ही अधिकार सीमित नहीं है। वर्तमान में मानव अधिकार भी अपने आप में बहुत महत्व के हो गए हैं और उनकी लिस्ट में नए नए अधिकार जो है वो शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है जिस पर हमें चर्चा करनी है और वो है अधिकारों का प्रकार। ये तो हमने जाना कि कानूनी अधिकार कैसे होते हैं और राज्य सत्ता का क्या योगदान होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें हमने जाना कि भाई संविधान में कुछ अधिकार लिख दिए जाते हैं और उनके उल्लंघन पर दंड के प्रावधान होता है, तो वो कानूनी अधिकार होते हैं। और ये राज्य सत्ता को कुछ करने या ना करने की बात करते हैं, है ना। या तो कुछ करने से रोकते हैं या कुछ करने के लिए कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के प्रकार। अब यहाँ प्रकार की बात आती है तो हम कुछ सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक अधिकार, है ना। राजनीतिक अधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, अभी बताऊंगी आपको, ठीक। दूसरा जो है हमारा वो है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, है ना। तीसरा जो है आर्थिक अधिकार के बाद तीसरा जो हमारा है वो है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार, है ना। सामाजिक अधिकार के बाद हम बात करेंगे, अब एक और चल गया है सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक, है ना, अधिकार। तो इन पे हम अभी चर्चा करेंगे, हालांकि ये मूल उसमें ही शामिल हो जाते हैं, पर फिर भी। तो सबसे पहले हम राजनीतिक अधिकार की बात करें तो ज्यादातर अधिकतर सरकारें जो है राजनीतिक अधिकारों से ही अपनी बात प्रारंभ करती हैं कि भाई व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार दिया गया है। और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उच्च पदों पर निर्वाचित होने का अधिकार है अगर वो उन शर्तों को पूरी करता है जो उसके लिए लागू हैं, और अपनी विचार अभिव्यक्ति का उसमें उसको जनमत को निर्मित करने का अधिकार है ना। किसी को चुनने का अधिकार है, स्वयं चुने जाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार क्या हो गए, राजनीतिक अधिकार हो गए। और ये राजनीतिक अधिकार नागरिक अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं। नागरिक अधिकार क्या है कि एक नागरिक होने के नाते व्यक्ति को जीवन का, स्वतंत्रता का, विचार अभिव्यक्ति का, समानता का, ये सारे अधिकार जो हैं प्राप्त होते हैं। तो शासन की कार्यवाहियों में भाग लेने का भी उसको अधिकार होता है। चूंकि अधिकांश अब लोकतांत्रिक सरकारें हैं ज्यादातर देशों में, तो वहां चुनाव के द्वारा ही होता है। तो चुनाव में एक तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, स्वयं निर्वाचित होने का, दूसरों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार में आते हैं जो नागरिक अधिकारों के साथ गहरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि राजनीतिक अधिकार उन्हीं को दिए जाते हैं जो उस देश के नागरिक होते हैं, है ना। तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये अधिकार है। लेकिन क्या भूख की स्थिति में और जिसके रोटी नहीं है, छत पर सर पर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पानी नहीं है, क्या उसके लिए ये राजनीतिक अधिकार कोई मान्यता रखते हैं? क्या उसको अब अभी आपने बहुत सारा देखा होगा, जब कभी चुनाव हो तो थोड़ा गौर करना कि इस बार चुनाव वोटिंग का परसेंटेज इतना इतना रहा, कभी 67 बताते हैं, कभी 70% बताते हैं। पहले तो बहुत कम था, पहले 50% से भी कम लोग वोट डालते थे। क्यों? और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जो वोट डालते थे, हम कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है तो वो नहीं डालते, पढ़े लिखे ही नहीं डालते, बिना पढ़े लिखे जो हमारे अशिक्षित वर्ग हैं उनमें बड़ा एक रोज वो
है, एक लगाव रहता है कि भाई वोट डालने जाना है। क्योंकि हमारे जो पुराने स्वतंत्रता आंदोलन के समय के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनमें एक उत्साह, एक ऊर्जा रहती है, क्योंकि उन्होंने इस महत्व को जाना है कि इससे पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब किस प्रकार से हम गुलामी में जकड़े थे और कितनी मेहनत के साथ हमने ये अधिकार पाया है, ये स्वतंत्रता पाई है कि हम अपनी सरकार स्वयं निर्वाचित कर सकें। तो वो इसके मूल्य को जानते हैं, स्वतंत्रता को जानते हैं, इस अधिकार के महत्व को जानते हैं। इसलिए आप कभी गौर करेंगे, बहुत बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, आपके दादाजी वगैरह होंगे, उससे भी और उनके भी पिताजी, तो वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा, भले ही वो शरीर से सक्षम नहीं है चलने के लिए, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा होती है, उस समय वो जरूर जाना चाहते हैं कैसे भी वोट डालें, क्योंकि उनको भले ही वो अशिक्षित हैं पर उनको महत्व तो पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा, जिसके माध्यम से हम अपनी दिशा और दशा तय कर सकते हैं। हमारा तथाकथित जो शिक्षित वर्ग है वो क्या सोचते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी सरकार आ जाए हालात तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं सही सोच है, लेकिन अगर सभी ऐसा सोच लें तो फिर नियति को बदला कैसे जाएगा, फिर ये चुनाव होते क्यों है ना। तो एक लेक्चर हो गया ये तो कि हमें सभी को वोट डालने जाना चाहिए, ये तो है ही सही, पर मैं आपको वो आंकड़े बता रही हूँ जो वास्तविकता को बताते हैं। वास्तविकता यही है। तो पहले बहुत कम परसेंट था वोटिंग का, अब धीरे धीरे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है और अब वो वोटिंग के प्रति अवेयर हो रहे हैं और वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कितने प्रतिशत लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाते। अगर मान लीजिए 70% वोटिंग हुई तो बाकी के 30% लोगों ने वोट नहीं डाला है ना। वोट डालने वाले कौन होते हैं, वो परसेंटेज किसका निकाला जाता है, वोटर्स का परसेंटेज निकाला जाता है, पूरी जनसंख्या का नहीं, क्योंकि पूरी जनसंख्या में बच्चे शामिल नहीं होते, 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति शामिल नहीं होते। तो जो वोटर्स का परसेंटेज है उसमें 70% वोटर्स ने वोट डाला या 67 ने डाला, जो भी। तो हालांकि खुशी की बात है कि परसेंटेज ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बाकी के 30% लोग क्या कर रहे हैं, वो अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं, जबकि बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं विकलांगों के लिए भी, है ना, महिलाओं के लिए लाइन बनाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो जब ये क्यों नहीं जाता व्यक्ति, क्योंकि वो सोचता है कौन रब होए हमें का हानि, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कोई भी राजा हो हमें क्या लेना देना, कुछ भी बदलने वाला नहीं। आपने बहुत सुना होगा, अरे हाँ वो सब चोचले हैं, फालतू की वो है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, होना जाना कुछ नहीं है, ये छोड़ के दूसरा व्यक्ति बढ़ जाएगा। पर वही सांपनाथ वही नागनाथ, ऐसे कहावतें आपको सुनने को मिल जाएंगी जब वोटिंग होती है, चुनाव आते हैं तब। तो ये लोगों का एक नजरिया है, तो वो अगर इसको नहीं बदला गया तो ये परसेंटेज भी पूरी तरह, हालांकि खुशी की बात है कि ये बढ़ रहा है, तो हम बहुत बड़ा इस पर चले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आर्थिक रूप से सुरक्षा नहीं है तब तक ये राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार क्या होता है कि व्यक्ति को आजीविका का अधिकार है कि कम से कम उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उसके भोजन की, आवास की, वस्त्रों की, बच्चों की शिक्षा की, ये व्यवस्था अगर सुरक्षित है तभी राजनीतिक अधिकार कोई मायने रखते हैं। अन्यथा वो जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन मजदूर अपनी मजदूरी पर जाएगा, उसको छोड़कर वो वोट डालने नहीं आएगा। सही बात है, उससे उसके घर चलना है, उस दिन की रोटी कौन देगा। तो ये है ना। तीसरा है आर्थिक अधिकार के बिना राजनीतिक अधिकार जो है कोई मायने नहीं रखते हैं ना, तभी मायने रखते हैं राजनीतिक अधिकार जब लोगों को आर्थिक अधिकार प्राप्त होगा। एक और चीज है वो है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार से तात्पर्य है कि लोगों के अंदर भेदभाव ना हो, समानता असमानता ना हो, कि कोई बहुत अधिक गरीब कोई बहुत अधिक अमीर ना हो। बहुत अधिक गरीब की स्थिति में भी वही आर्थिक अधिकार वाली बात आ जाती है कि उस समय व्यक्ति क्या करेगा, वो जाएगा अपनी रोजी रोटी की तलाश में, है ना। सामाजिक का अर्थ ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को छुआछूत के आधार पर या अन्य उसमें वंचित कर दिया जाता है कि आप वोट डालने लायक ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो डालेंगे। ऐसा बहुत से पढ़े लिखे सभ्य समाजों में भी होता है, जैसे महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जाता था, है ना, वोट नहीं डालने दिया जाता था। बहुत बाद में अभी मतदान का अधिकार दिया गया है, यानी आधी आबादी को मतदान का अधिकार ही नहीं था। कहीं पर शिक्षित लोगों को, कहीं पर टैक्स के आधार पर जो टैक्स पे करते हैं उनको। लेकिन इस मामले में हमारा भारत बहुत ही सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला, अर्थात 18 वर्ष की आयु प्राप्त, पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष गरीब अमीर, है ना, किसी भी जाति वर्ग के हों, सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार है। तो ये सामाजिक अधिकार भी है, मान्यताएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और तभी राजनीतिक अधिकार की कोई वैल्यू है। जो वर्तमान में सांस्कृतिक अधिकार भी
गए हैं कि लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का, अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त करने का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यानी जो संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी संस्कृति विलुप्त हो रही है, उनको उसे बचाए रखने का भी अधिकार है। और इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो किसी की धार्मिक भावनाओं को, उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचाता हो। तो ये कुछ अधिकार हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानव अधिकार वर्तमान में है ना, मानव अधिकार। तो ये कुछ अधिकार हैं जिनके प्रकार हैं अधिकारों के, और भी निकल सकते हैं, अभी निकालेंगे तो वैधानिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मेन मूल रूप से ये, तो ये तभी मायने रखते हैं राजनीतिक अधिकार जब आर्थिक रूप से सुरक्षा हो। अर्थ भी अगर मिल जाए लेकिन सामाजिक रूप से सुरक्षा नहीं है, उसको वंचित रखा जाता है, भेदभाव होता है, तो सामाजिक सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ व्यक्ति की संस्कृति और एक मानव होने के नाते, मानव अधिकार से तात्पर्य है, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि मानव होने के नाते चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भले ही अपराधी हो, अनैतिक कार्य किया हो, लेकिन मनुष्य होने के नाते उसे कुछ ऐसे अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ वो व्यवहार होना चाहिए जो एक मनुष्य के साथ किया जाता है ना, उसके साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, मानव अधिकार ये कहता है। तो ये सारे अधिकारों की बात की। अगले वीडियो में फिर से चलेंगे और नई बातें करेंगे और समाप्त करेंगे अपने इस अध्याय को। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।